हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा भूमि। मेरा नाम जयप्रताप सिंह और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम से प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न। यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 2017 में हुआ था और यह 13 से लेके 22 या 23 तक हुआ था और अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। तो आप मान के चलो कि हर एक दिन 3 शिफ्ट हुआ करते थे, तो 8 तरीके 24 से 30 शिफ्ट टोटल हुए थे। तो हर एक शिफ्ट में नंबर सिस्टम से कम 3 क्वेश्चन तो पूछे ही गए थे। मैं हर एक शिफ्ट का यहाँ पे क्वेश्चन कंपाइल नहीं कर सकता, तो मैं स्टार्ट के 6 से 7 शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ पे कंपाइल करके लाया हूँ जो नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और मैथ सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया हुआ है सारे के सारे प्रीवियस पेपर के हैं। 2017 में जो पेपर हुआ था उनके अलग अलग सेट से हैं और यहाँ 20 से 22 क्वेश्चन लिया हुआ है हमने, जो कि 6 से 7 सेट का क्वेश्चन है। पूरे सेट का क्वेश्चन मैं कंपाइल नहीं कर सकता, बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। गुणक मतलब फैक्टर्स, हमें यहाँ पे फैक्टर्स की संख्या बतानी है। तो अब देखो, गुणकों की संख्या हमने नंबर सिस्टम के पिछला वीडियो जो हमने देखा था वहां पे डिस्कस किया था। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, फैक्टर निकालने के लिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 11,025 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 11,025 इसको जब हम तोड़ेंगे 25 से जब हम भाग देंगे तो यह 441 बार जाएगा, ठीक है। और 441 हम जानते ही हैं कि 21 का वर्ग होता है, 21 गुणे 21 गुणे 25। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पे 2 लिख सकते हैं। 21 गुणे 21 तो इसको हम क्या लेंगे, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पे 2 गुणे 7 पे 2 गुणे 5 पे 2। तो जब हम 11,025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह हमारा आएगा 3 पे 2, 7 पे 2 और 5 पे 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 पे 2 गुणे 5 पे 2 गुणे 7 पे 2। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जो पावर होता है, पावर में हम +1 कर देते हैं, पावर में हम +1 कर देते हैं और पावर में हम +1 कर देते हैं। अब +1 करने के बाद 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही नंबर ऑफ फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमारा 27 आया, तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी हो गई, 27। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हो सकता है यह क्वेश्चन आपको सही से विजिबल ना हो, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन है, 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें p, q और r क्रमशः 100वें, 10वें और इकाई के स्थान पर हों, ताकि p इज ग्रेटर देन q, यहाँ पे भी दिया हुआ है p इज ग्रेटर देन q और r इज लेस देन q, r इज लेस देन q, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि p इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें दिया गया है। और यहाँ पे हमें दिया गया है 3 अंकों के कितने धन पूर्णांक हैं जिसमें p, q, r क्रमशः 100वें, 10वें, मतलब p जो है सैकड़े के स्थान पे है, q जो है दहाई के स्थान पे है और r जो है हमारा इकाई के स्थान पे है। तो यह हमारी संख्या हो जाएगी, यह हमारी संख्या हो जाएगी। या तो इसको हमें ब्रेक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेक करके हम लिखेंगे तो हमारा p सैकड़े के स्थान पे है, तो 100p + 10q + r, इस तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन हमें ब्रेक करके लिखने की ज़रूरत इसको नहीं है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हमारे पास दे दी। यहाँ पे आप देखो, इन शर्तों को आप ध्यान में रखो। एक तो यहाँ पे दिया गया है कि p छोटा है q से और r भी छोटा है q से, तो मतलब यह जो है
यह जो q है बीच वाली संख्या, यह सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। यहाँ पे यदि आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो हो सकता है इस क्वेश्चन को ना कर पाओ। यहाँ पे बहुत कम दिमाग आपको लगाना है। यहाँ पे आपको शर्त दे दिया है कि q मतलब बीच वाली संख्या, बीच वाला जो अंक है वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे बीच वाला अंक नहीं बढ़ा है, तो ऑप्शन ए तो हम ऐसे कैंसिल कर देंगे, 245 है। ऑप्शन बी है 325, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बीच वाली संख्या छोटी, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं कि बीच वाली संख्याएं दोनों में जो है बड़ी हैं। अब इन दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट को ध्यान देते हैं, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो आपको पता है कि जीरो न ही पॉजिटिव होता है और न ही नेगेटिव होता है। तो जहाँ पे जीरो है यह तो हमारा होगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा 285। इसमें 285 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 6 पे 76 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अभी पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम में कि यह आप देखो बहुत आराम से 6 पे 76 को हम क्या लिख सकते, 6 पे 76 बटा में 5। यहाँ पे हमें शेषफल बताना, रिमाइंडर बताना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 + 1 लिख सकते हैं और यह 76 बटा में 5। तो 5 तो पूरा पूरा चला जाएगा, 1 पे हम क्या, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 1 पे 76 पावर। तो 1 पे हम 76 पावर करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। यदि आप रिमाइंडर थ्योरम नहीं जानते हो तो इसके पिछले वाला वीडियो आप देख सकते हो, जहाँ पे हमने रिमाइंडर थ्योरम बताया हुआ नंबर सिस्टम पार्ट 3। वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे अगर रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा भी हुआ है तो भी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है इस सवाल में। चलिए हम देखते हैं। सवाल क्या है कि 49 पे 61 बटा में 35, इसमें हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो, अगर p/q के रूप में है तो इस p को हम q ± 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर होता है बड़े आसानी से हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको q + 1 के या q - 1 के फॉर्म में हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। q का मतलब हम इस q की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको, यह जो p है, इसको q के किसी मल्टीपल के फॉर्म में भी हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार ट्राई करना, अगर आप ट्राई कर सकते हो तो। अब मैं बताता हूँ इसको हम करेंगे कैसे। आप बताओ, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 49 × 49 पे पावर 60, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यही तो होता है a पे n × a पे m। तो ये क्या हो जाता है, a पे n + m, क्योंकि इसको 49 पे 1 पावर हो गया और 49 पे यहाँ 60 पावर। फिर से हम इसको लिख सकते हैं 49 पे 60 + 1 61 के पावर। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बटा में हमारा हो गया 35। अब रिमाइंडर थ्योरम में हमने आपको बताया था कि अगर 35 × 199 है, बटे में 25 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर से हम, ऊपर को नीचे से अगर कैंसिल होता है किसी नंबर से तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 5 × 7 = 35, बचा 25। और 5 से हम भाग दे के देख लेंगे, तो 5 से हम यहाँ भाग देंगे तो +2 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ पे -1। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, +2 - 1, यहाँ पे अगर हम बात करें तो -2 हो गया। तो अगर माइनस वाला रिमाइंडर तो हम कभी लेते नहीं हैं, तो प्लस वाला रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब इस 3 में हम क्या करेंगे, चूंकि 5 से हमने यहाँ पे क्या किया है, कैंसिल किया है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा फाइनल आंसर आएगा 5 × 15। यह हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देखो, हम 7 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 × 7 = 49, 7 × 5 = 35। तो यह क्या हो गया, 7 × 49 पे पावर 60
बटा में 5, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब आप देखो अगर 5 से हम 7 में भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 गुणे, अब 5 से हम 49 में भाग दें तो आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था अगर 9 बटा में 5 है तो हमारा जो प्लस वाला रिमाइंडर होगा +4 होगा और माइनस वाला -1। तो यहाँ पे 5 से हम 5 दा 50 होता है, मतलब यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होगा -1, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 60। अब 60 एक इवन नंबर है और -1 के पावर अगर इवन नंबर हो तो यह क्या होगा, 1 होगा। -1 के पावर यदि ऑड नंबर हो तो यह क्या होगा, -1 होगा। तो यह क्या हो जाएगा, 2 × 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 2। लेकिन यह 2 जो है हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं होगा। फाइनल रिमाइंडर क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने 7 से यहाँ पे कैंसिल भी किया था, 7 से यहाँ पे कैंसिल किया था ना, तो अब 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 14। 14 हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, 14, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 1800 से छोटी हो तथा 6, 12, 18 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से हम कर लेंगे इसको बड़े आराम से। यहाँ पे 1800 से छोटी हो तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1800 दिया हुआ है, यह तो हो नहीं सकता। अब बच गए 3, तो यहाँ से 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 12 से भी डिवाइड होना चाहिए और 18 से भी डिवाइड होना चाहिए। कोई भी संख्या यदि 18 से कट जाती है तो वो 6 से तो कटेगी ही कटेगी, क्योंकि 6 जो है 18 का एक फैक्टर है, तो 18 से कटेगी तो 6 से कटेगी। तो 18 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 18 को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, को प्राइम नंबर में को प्राइम फैक्टर हम बना सकते हैं, 9 × 18 लिख सकते हैं। अब हम चेक कर लेंगे कोई संख्या यदि 2 और 9 दोनों से भी विभाजित होती है तो वो क्या होगी, 18 से भी कट जाएगी। तो 2 से विभाजित होने के लिए हम देख रहे हैं कि यह भी कटेगा, यह भी कटेगा और यह भी कटेगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि डिजिट का जो सम होना चाहिए वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिजिट का सम जो है 9 से डिवाइड, 5 1 6, 6 9 से कटेगा नहीं, तो यह 9 से नहीं कटेगी। अगर हम इसको जोड़ें 7 1 8 2 10 8 18, यह कट जाएगा। 7 1 8 8 6 14 4 18, यह भी कट जाएगा। मतलब ये दोनों ही नंबर 18 से कट जाएंगे। तो इसको ऑप्शन डी और ऑप्शन ए को तो हम यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं। 18 से कटेंगे तो 6 से भी कटेंगे, ये 18 से कटेंगे तो 6 से भी कटेंगे, ठीक है। अब हमें चेक करना है 12 से, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। अब कोई संख्या अगर 18 से कट रही है तो 3 से तो कटेगी, हमें केवल 4 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो है, लास्ट के 2 डिजिट कैंसिल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 64 है, तो 64 कट जाएगा 4 से, और यहाँ पे 28 है, 28 भी 4 से कट जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 1764 और 1728 में बड़ी संख्या क्या है, 1764, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगले सवाल पे हम आते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या हिंदी टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, इस संख्या की विभाजक है। अब यहाँ पे देखिए हमें 15, 18 और 16 और 14 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमसे पूछा हुआ कि यह संख्या निम्न में से किससे कटेगी। तो इस नंबर को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 7 4 5 1 2 8 1 1 2 0। अब हम 15 से और 18 से पहले डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 3 है। यदि कोई संख्या 5 और 3 दोनों से कटेगी तभी वो 15 से कटेगी। तो 5 से हम देख रहे हैं यह कटेगा, ठीक है, 5 से तो कट जाएगा। 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 से कटने के लिए, सम ऑफ डिजिट
3 से कट जाना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट हम चेक कर लेते हैं। 7 6 13, 13 4 17, 5 22, 23 24 25, 8 33, 34 35, 36 37। ठीक, 37 3 से नहीं कटेगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। 18 से कटने के लिए, जब 3 से नहीं कट रहा है तो 18 में तो 3 होता ही है। हम 9 गुणे 2 इसको लिख सकते हैं, 9 को फिर से हम 3 गुणे 3, तो 18 में तो 3 होता ही है। जब 3 से नहीं कैंसिल हो रहा है तो 18 से तो नहीं कैंसिल होगा। 16 और 14 यहाँ पे 2 बच जाते हैं। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं वो अगर 16 से कट जाते हैं तो संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो क्या है, 1120। 16 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112। 7 बार में यह क्या हो जाएगा, 70 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16 से ये कट रहा है, मतलब लास्ट के जो 4 डिजिट हैं 16 से कैंसिल हो जा रहा है, मतलब यह संख्या भी 16 से कट जाएगी। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला है, प्रथम 19 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो नंबर सिस्टम के पार्ट 1 या पार्ट 2 में हमने देखा था कि प्रथम n संख्याओं का सम क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन यहाँ पे औसत पूछा है। औसत निकालने के लिए जो औसत हम कैसे निकालते हैं कि संख्याओं का सम, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, यही होता है औसत निकालने का फॉर्मूला। अब संख्याओं की संख्या तो हमें यहाँ पे पता है ना, यह दे ही दिया है कि 19 संख्याएं हैं। संख्याएं कितनी है, 19। अब यदि हमें संख्याओं का योग पता चल जाए तो हम औसत बता सकते हैं। तो संख्याओं का योग क्या होता है, योग के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n, n+1 डिवाइडेड बाई 2। n मतलब कि संख्याओं की संख्या, 19 गुणे 19 + 1, 20 बटा में 2, 10, कितना हो गया, 190 हो गया। जो योग होगा 19 संख्याओं का योग जो होगा वो 190 होगा। अब औसत क्या हो जाएगा, बहुत आराम से संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, औसत आ जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 11 से विभाजिता का रूल क्या होता है, सम ऑफ इवन डिजिट, इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट इज इक्वल टू 0 और 11 और 22। मतलब 11 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। यदि सम स्थानों पे जो अंक है उनका योग और विषम स्थानों पे जो अंक है उनके योग का अंतर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या 11 से कट जाती है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्या है हमारा, 1 4 5 2 6। पहले हम ऑड प्लेस पे जो है उनका सम देख लेते हैं, 1 5 और 6, 5 1 6 6, 12 माइनस नहीं, डिफरेंस का मतलब हो गया प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या, उनके बीच का अंतर क्या है बस हमें। अब यह हो गया ऑड प्लेस पे जो नंबर थे उनका सम हो गया, इवन प्लेस पे जो नंबर है 4 2 6, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 6। यह अगर 0 आता या 11 का कोई मल्टीपल आता तो कैंसिल होता, लेकिन 6 आ रहा है तो यह कैंसिल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, तो दूसरा क्या है, 1 6 1 7 7 4 11 5 2 7, 11 माइनस 7 4 होगा, यह भी नहीं हो पाएगा। 4 1 5 6 4 10 1 11 5 2 7, यह भी 4 होगा, यह भी नहीं हो पाएगा। हम इसको देखते हैं, तो 5 1 6 और यहाँ पे भी 5 1 6, 5 1 6 और 0 हम ऐड करेंगे तो 6, तो 6 माइनस 6 तो क्या हो जाएगा 0, मतलब कि यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि सम ऑफ
ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इनका जो डिफरेंस है वो 0 है, तो ये 11 से कैंसिल होगा। 500 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था कैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। तो 500 को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहला स्टेप होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 100 लिख सकते हैं, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे 2 गुणे 5 पे 2 गुणे 5, इसको हम लिख सकते हैं ना 100 गुणे 5, तो 100 का हो जाएगा 2 पे 2 5 पे 2 गुणे 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 2 गुणे 5 पे 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप, हम इसमें +1 कर देंगे और इसमें +1 कर देंगे। 3 × 4 तो आ गया हमारा 12, ये होगा हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं 12 कहाँ पे है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्न संख्याओं में से कौन सी 12 से विभाजित होगी? तो 12 से विभाजिता का रूल, अगर कोई भी संख्या, कोई भी बड़ी संख्या है, ठीक है, जैसे 12 है, तो हम को प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। हम क्या करेंगे? 3 × 4, 3 और 4 क्या है? को प्राइम नंबर है। 35 से भाज्यता पूछ दिया, तो 12 तो बहुत छोटी नंबर है, और यहाँ पे जो ऑप्शन भी दिया गया बहुत छोटा है, बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं। 35 से अगर पूछ दिया तो आप 7 × 5 कर सकते हैं, 5 और 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपसे 44 से पूछ दिया तो आप क्या कर सकते हैं? आपको 11 और 4 से, 11 चौक 44, दोनों ही क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम फैक्टर बना के आप 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे और 4 से डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे। अगर दोनों से कट रहा है तो 44 से भी कटेगा। तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी रूल बना लेते हैं। तो 12 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले 3 से विभाजित होना चाहिए और 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 से कौन कौन कटेगा? 8 3 11 1 12, या तो कट जाएगा 3 से। 8 2 10 1 11, या नहीं कटेगा। 6 2 8 1 9, यह कट जाएगा। 9 2 11 1 12, तो ये तीनों जो है 9 से कटेंगे। अब 4 से भी कटना चाहिए, तो 4 से कटने के लिए कोई भी नंबर जब सम होगा तभी 4 से कटेगा, क्योंकि 4 का जब आप टेबल पढ़ोगे कोई भी मल्टीपल होगा तो वो सम ही होगा। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अब बच गए हमारे पास सी और डी। तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या रूल है कि लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 4 से कट जाने चाहिए। तो यहाँ पे जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 62 हैं, यह 4 से नहीं कटेगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। वैसे ये बहुत छोटे नंबर हैं, 12 का टेबल पढ़ के भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अब आप देखो, आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले। यदि उसके पास सिक्कों की संख्या 50 है और कुल राशि 6 रुपये है, तो उसके पास 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखिए, इस तरीके के सवाल को आप कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि ऑप्शन से जाना। ऑप्शन से जाओगे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। हम पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। हमसे पूछा क्या है? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। टोटल नंबर आप कॉइन्स कितने हैं? 50 सिक्के हैं उसके पास। तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। हम मान लेते हैं कि 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो 10 हैं। अगर 10 सिक्के हैं 20 पैसे के, तो ये कितने हो जाएंगे? 10 × 20, 200 पैसे हो जाएंगे। 200 पैसे का मतलब कि 2 रुपये। अब उसके पास कितने सिक्के थे टोटल? कॉइन्स 50। अब 20 के कॉइन्स 20 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने हमने मान लिए? 10। तो अब 10 पैसे के जो कॉइन्स है वो कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए। जब 10 20 पैसे वाले होंगे तो बचा कितना? 40, वो 10 पैसे के होंगे। अब 40 सिक्के बच गए, तो 40 सिक्के 10 पैसे के हैं, तो कितने हो जाएंगे? 40 × 10 कितने हो जाएंगे? 400 पैसे। तो ये कितना? 400 पैसे का मतलब कि 4 रुपये। तो टोटल कितने रुपए हो गए? 6। यही तो दिया है कि टोटल 6 रुपये हैं, तो पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही हो गया। इस तरीके का जब भी सवाल है तो आप ऑप्शन से जाओ, बहुत आसानी से कर लोगे, इतना लिखने पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो ओरली। ठीक है, अगला सवाल अच्छा है।
फैक्टोरियल 0 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब यदि आप नहीं जानते हो तो फैक्टोरियल का मतलब होता है जो भी नंबर फैक्टोरियल में लिखा गया उस नंबर से हम घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी क्रम से नंबर आते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाते हैं। जीरो को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, 1 तक हम चले जाते हैं। 0 को करेंगे तो सारा नंबर 0 हो जाएगा। जैसे अगर फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो गया 2 × 1। फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब जैसे बुक में आप देखोगे ना तो फैक्टोरियल इसी तरीके से लिखा होता है, लेकिन हम जनरली ऐसे लिखते हैं जैसे अभी हम बना रहे हैं, हम अपने नोट में ऐसे ही लिखते हैं। तो ए भी फैक्टोरियल ही पढ़ा जाएगा। तो 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 4 अगर दे दिया तो 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 5 अगर है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। फैक्टोरियल 10 हो गया तो फैक्टोरियल 10 का मतलब हो गया 10 × 9 × 8 × डॉट 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 1 तक। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 × फैक्टोरियल 9। हम फैक्टोरियल यहाँ पे रोक भी सकते हैं। फिर से हम फैक्टोरियल 9 को हम तोड़ सकते हैं 10 × 9 × फैक्टोरियल 8। इस तरीके से भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो चलिए अब अपने सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके का सवाल आपको दिया है तो अब ये मत सोचिए कि आपको फैक्टोरियल 98 का मान हम कैसे निकालेंगे, 98 × 97 × 96। कोई भी सवाल, किसी भी सवाल में ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आपको उसका मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ आपका ट्रिक होगा जो काम करेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जो वहाँ पे काम करेगा। फैक्टोरियल 0 का मान 0 ही होगा, इसको हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। फैक्टोरियल 1 की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 की हम बात करें तो 2 × 1 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 की हम बात करें तो 3 × 2 × 1 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 की हम बात करें तो 4 × 3 × 2 × 1 4 × 12 × 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 की हम बात करें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तो ये हो जाएगा 120। अब यहाँ पे 5 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 × फैक्टोरियल 4, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखो हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है 5 से। जब हम फैक्टोरियल 5 पे आए तो फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी होगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7, अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो क्या लिखेंगे 6 × 5 × 4, यहाँ यह 5 का मल्टीपल होगा। फैक्टोरियल 7 को लिखें तो 7 × 6 × 5, ठीक है, तो यह भी क्या होगा 5 का मल्टीपल होगा। तो फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे 5 के मल्टीपल होंगे। तो जब 5 के मल्टीपल होंगे तो सारे के सारे 5 से डिवाइड होंगे ही होंगे, और फैक्टोरियल 5 भी ऑलरेडी 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 के बाद जो भी नंबर दिए गए हैं फैक्टोरियल 5 6 7 8 9 10, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला। आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल 5 यहाँ पे आ गया तो फैक्टोरियल 6 में भी 5 आएगा, फैक्टोरियल 7 में भी 5 आएगा। इसके आगे जितना बढ़ते जाएंगे सब में 5 हमारा मल्टीपल होगा ही होगा। जब 5 मल्टीपल है तो 5 से वो डिवाइड होगा ही होगा, कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर हमारा बचेगा कहाँ पे 1 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 2 + 6 + 24 5। तो यहाँ पे 1 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा 1, 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर होगा 2, 6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर होगा 1, और 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4।
अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 4 4 8 बटा में 5, तो यहाँ से जो हमारा रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा 3, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ से हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। संख्या में हैश के स्थान पर क्या रखा जाए कि वो 8 का गुणज बन जाए। 8 का गुणज बन जाए, 8 का गुणज बन जाए मतलब कि 8 से यह संख्या पूरी पूरी कट जाए। तो 8 से जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है वो क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाने चाहिए। तो हम इसको लेके आते हैं, नंबर को हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 2 4। हम लास्ट के 3 डिजिट को अलग लिखते हैं। हमें बस इसको चेक करना है कि यह अगर 8 से कट जाता है, कौन सा मान हम यहाँ पे रखें हैश के जगह पे कि यह 8 से कट जाए। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो पहला है 4। अगर हम 4 यहाँ पे रखते हैं तो 4 रख के हम चेक करते हैं यह नंबर क्या हो जाएगा 484। तो क्या 484 8 से कट जाएगा, 8 से 48, 4 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की। हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो जो हमारा नंबर होगा 684। क्या 684 8 से कट जाएगा, 8 64 4, तो यहाँ पे भी हमारा यह नहीं कटेगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है 8। अगर हम यहाँ पे 8 रखते हैं तो हमारा नंबर हो जाएगा 884। अब इसको हम भाग देंगे तो 1 1, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमारा रिमाइंडर 4 बच जा रहा है, मतलब कि तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा चौथा, यहाँ पे हैश के जगह पे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। 984 को जब हम 8 से भाग देंगे तो 1 2 8 3 के 24, 123 बार में चला जाएगा, मतलब हैश के जगह पे 9 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा 0.75 से अधिक तथा 0.83 से कम होगा। बहुत आसान सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। बेसिकली ये फ्रैक्शन से है, फ्रैक्शन का पार्ट है। तो अब देखो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, हमें क्या पूछा हुआ है 0.75 और 0.83 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो हम इसको भी क्या करेंगे डेसिमल में लिख लेंगे। तो 9/10 को अगर हम डेसिमल में करेंगे तो 0.9, ये क्या हो जा रहा है इसके बीच में नहीं आ रहा है, इससे बड़ा हो जा रहा है। तो यह तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। हम इसको क्या लिखेंगे 2/3 को, 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक। यह भी आप देखो 0.75 से कम ही है और इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो गए। 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 0.5 भी इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो गया। बच गया हमारा चौथा ऑप्शन। 4/5 का मतलब क्या हो गया 0.80, जो कि इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 100 लोगों का इंटरव्यू। अगर आपको सवाल सही तरीके से विजिबल नहीं है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 100 लोगों का इंटरव्यू कर रही एक नाश्ते बनाने वाली धान्य की कंपनी, धान्य क्या होता है हमें भी नहीं पता, लेकिन कोई खाने वाली चीज़ होती है। धान्य की कंपनी के मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोग धान्य खाया, 72 लोगों ने धान्य खाया, 39 लोगों ने अंडे खाया। यहाँ पे हम इसको अलग लिख लेते हैं। 72 लोगों ने धान्य खाया, 39 लोगों ने अंडे खाए, 75 लोगों ने टोस्ट खाया, 75 ने क्या खाया टोस्ट खाया, 32 लोगों ने धान्य और अंडा खाया, 32 लोगों ने धान्य प्लस अंडा खाया, 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाया, 53 लोगों ने धान्य और टोस्ट खाया,
26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया। 26 ने टोस्ट प्लस अंडा दोनों ही खाया। 21 ने धान्य, टोस्ट और अंडा खाया। 21 ने धान्य भी खाया, टोस्ट भी खाया और अंडा भी खाया, ये तीनों ही खाया। अब आपसे पूछा है इंटरव्यू किए गए कितने लोगों ने ना ही धान्य खाया, ना ही टोस्ट खाया, ना ही अंडा खाया, मतलब कितने लोगों ने कुछ भी नहीं खाया इन तीनों में से। और इंटरव्यू के लिए कितने लोग गए थे, जो इंटरव्यूअर थे जो थे इंटरव्यू के लिए गए लोग, वो कितने थे, 100 थे। 100 लोगों में ये आंकड़ा दिया गया है कि कितने लोगों ने क्या क्या खाया। अब देखिए, जब भी इस तरीके का आप सवाल हो, इसमें परसेंटेज में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे काउंट में दिया गया, वो वहाँ पे परसेंटेज में दे देगा। तो परसेंटेज में जब देगा तो परसेंटेज वाले सेक्शन में आ जाता है, चैप्टर में आ जाता है। अब यहाँ पे इस तरीके के सवाल को करने का सबसे आसान सा तरीका है कि जहाँ पे हमें तीनों दिया हो, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं ना, धान्य है, अंडा है और टोस्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों कितने लोगों ने खाया, उसके बाद हम देखेंगे कि दो चीज़ें कितने लोगों ने खाई, उसके बाद हम एक पे आते हैं। तो तीनों को हम देख रहे हैं, तो तीनों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 21 लोगों ने तीनों खाया। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, एक ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यह मान लेते हैं यह धान्य खाने वाले लोग हैं, यह अंडा खाने वाले लोग हैं और यह जो है टोस्ट खाने वाले लोग हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जो कॉमन होता है तीनों में, जो एरिया कॉमन है, इसका मतलब कि तीनों ने खाया है। तो तीनों ने क्या क्या खाया है, कितना खाया है, 21 खाया। 21 लोगों ने तीनों खाया। अब हम जो 2 कॉमन है उनको देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो यह किसके किसके बीच में कॉमन है, टोस्ट और धान्य। तो यह एरिया बताता है कि टोस्ट और धान्य कितने लोगों ने खाया। यह एरिया किसके किसके बीच में कॉमन है, धान्य और अंडा। तो यह एरिया हमें बताएगा कि धान्य और अंडा कितने लोगों ने खाया। यह एरिया टोस्ट और अंडा के बीच में कॉमन है, तो यह एरिया हमें बताएगा कि कितने लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया। तो चलिए अपने डेटा पे हम चलते हैं। अब इसके ऊपर हम आते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है 26 लोगों ने टोस्ट और अंडा खाया। ठीक है, टोस्ट और अंडा में कौन सा कॉमन है, यह एरिया कॉमन है। तो 26 लोगों ने खाया। तो 21 तो हम देख रहे हैं कि पहले ही टोस्ट खा चुके हैं, 21 देख रहे हैं अंडे में हमने ले लिया है। यह 21 जो है अंडे में भी कॉमन है और टोस्ट में भी कॉमन है। तो अंडा और टोस्ट में 21 तो हमने ले लिया, बच गए कितने, 5। ठीक है, तो अब 21, 5, 26 हमसे पूछा गया अभी तक जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें से अंडा कितने लोगों ने खाया, हम बता देंगे 21 + 5 26। टोस्ट कितने लोगों ने खाया, 21 + 5 26। तो हो गया हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट था, 26 ने टोस्ट और अंडा खाया। अब हम तीसरे पे आते हैं। 53 ने धान्य और टोस्ट खाया। धान्य और टोस्ट में कॉमन एरिया यह है। तो 53 लोगों ने दोनों ही खाया। तो 21 तो हमने पहले ही ले चुका है टोस्ट में और धान्य में, 21 तो हमने पहले ही ले चुका है। तो बचे कितने, 53 - 21, तो ये कितने बच गए हमारे, 32। मतलब कि 32 लोगों ने टोस्ट और धान्य, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 32 लोगों ने केवल टोस्ट और धान्य खाया है। और टोस्ट और धान्य खाने की बात की जाए तो 53 लोगों ने खाया है, और केवल लगा दे तो केवल वो 32 लोग हो जाएंगे। अब अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। 32 ने धान्य और अंडा खाया है। 32 ने धान्य और अंडा के बीच में कॉमन यह है, 32 ने खाया है। 21 तो पहले ही हमने ले चुका है, सब में कॉमन है 11। 21 और 11 कितने हो गए, 32। अब सिंगल डेटा पे आते हैं। 75 ने टोस्ट खाया। तो टोस्ट वाले में हम देखते हैं, तो 32 और 5 37, 47, 57, 58 तो पहले ही हो चुके हैं। यहाँ पे टोस्ट कितने लोगों ने खाया, 75, यही दिया है, टोस्ट 75 लोगों ने खाया। तो 75 लोगों ने टोस्ट खाया। तो यहाँ पे 32, 5 37, 47, 57, 58, 75 में से हम क्या करेंगे, 58 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 15, 17। तो यहाँ पे कितने लोग बच गए थे,
17। अब 39 लोगों ने अंडे खाए, ठीक है। अंडा वाला कॉलम कहाँ पे है, तो अंडा वाला पार्ट ये है। तो 39 लोगों ने अंडे खाए हैं। तो 39 लोगों में 11 और 21, 32 लोग ये हो गए, और 5 37 लोग को तो पहले ही हमने रख चुका है, बच गए कितने, 2 लोग। 72 ने धान्य खाया, ठीक है। धान्य वाले में हम आते हैं, तो 72 में से हम 32 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 में से हम 21 माइनस करेंगे तो 19, 19 में से हम 11 माइनस करेंगे तो बच गए हमारे 8। अब हमसे सवाल क्या पूछा, अब हमारा जो सवाल है ना, अब चाहे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछ दें, हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इसको देख के। अब हमसे पूछा क्या है, इंटरव्यू के कितने लोगों ने ना ही धान्य खाया, ना ही टोस्ट खाया, ना ही अंडा खाया, ठीक। तो इतने लोगों ने खाया है। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, हम देख लेते हैं कि ये कितने हो रहे हैं। टोटल कैंडिडेट जो गए थे वो 100 गए थे। अब हम इनको जोड़ते हैं, हम देखते हैं कितने हो जाते हैं। तो ये हो गया 32, 21 और 11, 32, 32 64, 64 8 72, 72 2 74, 74 और 5 79, 79 1 80, 10 90 6 96, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस ग्राफ में हमने कितने लोगों को प्रेजेंट किया है, 96 लोगों को। मतलब 96 लोगों ने ही सब कुछ खाया है, जो भी खाया है। बाकी कैंडिडेट गए थे 100, 96 ने खाया है, कुछ ना कुछ ज़रूर खाया है। 96 बच गए कितने, 4, 4 ने कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह भी सवाल कुछ उसी तरीके का है। यह भी हो सकता है विजिबल ना हो, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक कक्षा में 175 विद्यार्थी हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वह 175 है। निम्न आंकड़ों में से ज्ञात होता है कि कितने विद्यार्थी ने एक या अधिक खेलों को चुना है। फुटबॉल 100, वॉलीबॉल 70, क्रिकेट 40, फुटबॉल 100, फुटबॉल के बाद वॉलीबॉल, वॉलीबॉल 70, क्रिकेट 40। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हो सकता है आपको वीडियो में यह विजिबल ना हो। फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल, फुटबॉल प्लस वॉलीबॉल कितने लोगों ने खेला है, 30। फुटबॉल प्लस क्रिकेट, फुटबॉल प्लस क्रिकेट 28। वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट, वॉलीबॉल प्लस क्रिकेट 23। फुटबॉल प्लस क्रिकेट प्लस वॉलीबॉल। तो यहाँ से पूछा क्या है, केवल फुटबॉल चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, केवल फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों का जो संख्या है वो हमसे पूछा गया। तो चलिए, हमने क्या बताया पिछले सवाल जैसा ही है। सबसे पहले हम क्या इसमें चेक करते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है। मतलब अगर खेलने की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से विद्यार्थी हैं जो तीनों खेल खेलते हैं। हम मान लेते हैं फुटबॉल का है, या वॉलीबॉल का है, या क्रिकेट का है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 18 है। तो तीनों में जो कॉमन है यह है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 18। वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलने वाले 23 हैं, तो यह वॉलीबॉल है और यह क्रिकेट है। वॉलीबॉल और क्रिकेट दोनों मिला के जो खेलने वालों की संख्या 23 है। तो 18 तो हमने पहले ही ले रखा है, बच गए 5। 23 माइनस 18 5। फुटबॉल और क्रिकेट 28 लोग खेलते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट, इसमें 18 लोगों को हमने पहले ही ले चुका है, बच गए कितने, 10 18 10 28 हो जा रहा है। फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 लोग खेलते हैं, फुटबॉल और वॉलीबॉल 30 लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे 18 हमने पहले ले चुका है, बच गए कितने, 12। अब आ जाते हैं हमसे फुटबॉल, हमें केवल इसका ही पता करना है। तो हम केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या देख लेते हैं। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 100 हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमने कितने को प्रेजेंट किया हुआ है, 12 और 18, 30 10 40, बच गए कितने, 60 बचे। तो यही 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यही हमसे पूछता कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो क्रिकेट का हम यहाँ पे देखते हैं, क्रिकेट 40 लोग खेलते हैं, और क्रिकेट वाले में हम देख रहे हैं 18 और 10 28 हमने पहले से प्रेजेंट कर चुका है, तो 12 क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे। और इसी तरीके से वॉलीबॉल का हम कर लेंगे।
अगले सवाल पे आते हैं। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 8 वृद्धि के बाद 7, 8, 5, 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए एक चीज़, इस तरीके का जब भी सवाल देना तो सबसे पहले आप एक बार अपना दिमाग दौड़ाइए, तुरंत इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। 8 वृद्धि करने के बाद विभाजित हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद मतलब एलसीएम का मेथड भी होता है, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। तो अगर आपने एलसीएम पढ़ा हुआ है, ठीक रिसेंटली पढ़ा हुआ है, तो आप उस विधि से इसको सॉल्व करने लगेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तरह तरह के आइडिया आ जाएंगे। तो इस तरीके का सवाल करते टाइम आप क्या करिए, सबसे पहले एक बार सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए और डिविजिबिलिटी रूल को आप चेक कर लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल चेक करने से आपको तुरंत, हो सकता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं तुरंत आपको आंसर मिल जाए। एक क्या रहा है कि निम्न संख्या में से कौन सी संख्या 8 वृद्धि करने के बाद 7 से भी कट जाए, 8 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए। तो हम इन सब से डिविजिबिलिटी रूल हम चेक कर लेंगे। लेकिन हमसे कह क्या रहा है कि 8 वृद्धि करने के बाद, जैसे हम कह रहे हैं कि यह संख्या 9 है, इसमें कितना वृद्धि कर दिया, हम कह रहे हैं कि 1 वृद्धि करने के बाद यह जो है 5 से कट जाएगा। तो 1 वृद्धि करने के बाद यह कितना हो जाएगा, 10। अब यह संख्या ना 5 से कटेगी, हमारे कहने का मतलब ये था। तो इसी तरीके से यह कह रहा है कि 8 वृद्धि करने के बाद इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें हम 8 की वृद्धि कर दें तो वह इन सब से कट जाए। तो अब आप एक चीज़ देखो, डिविजिबिलिटी रूल में आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि अगर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो जो लास्ट का डिजिट होगा वो क्या होगा, 8 8 16। अगर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो लास्ट का जो डिजिट होगा 8 4 12, 2 होगा। अगर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो जो अंतिम डिजिट होगा वो क्या होगा, 8 होगा। अगर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो जो अंतिम डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बाकी पहले के डिजिट क्या आएंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो कि अगर 5 से हमें डिवाइड करना है किसी भी नंबर को तो यूनिट डिजिट पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो 8 ऐड करने के बाद केवल डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 पे 40 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर हमें बताना है। तो आप देख रहे हो कि रिमाइंडर थ्योरम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमने देखा। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नंबर ऑफ फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होगा 3 में जब हम 4 से भाग देंगे तो माइनस वाला रिमाइंडर होगा -1, इसके पावर होगा 40। सम संख्या है पावर में तो यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। अगर यह विषम संख्या होती, जो पावर होती विषम संख्या होती तो -1 यहाँ पे आता, और जब -1 आता तो माइनस का रिमाइंडर हम लेते नहीं, इन दोनों का अंतर आ जाता 3, तब हमारा रिमाइंडर होता 3। अगला सवाल है, देखिए यह बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल ही हमने कुछ गलत लिखा है। 56 पे 283 गुणे 141 पे 283 गुणे 125 पे 254 का हमें नहीं पता हम यहाँ पे क्या लिखने वाले थे, लेकिन यह सवाल है कि इकाई 2 अंक क्या होगा। ठीक है, यह सवाल है 56 पे 283 गुणे 141 पे 283 गुणे 125 पे 254 के इकाई 2 अंक क्या होंगे, यही सवाल है। तो इकाई के 2 अंक हमें यहाँ पे पता करना है। अब आप देखो यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो, बस आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे 1 अंक पूछता तो आप बड़े आराम से बता देते, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है 2 अंक। तो हो सकता है अगर आपने कभी नहीं देखा हो या नहीं सुना हो इस तरीके का सवाल तो आप इसको कर ना पाओ, लेकिन बहुत ही आसान है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि आप देखो, मैं कहता हूं कि 2 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 10।
2 गुणे 5 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा 50। 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 50 25 5 125 गुना 250। अगर हम कह देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 100। अगर हम कहते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा 25/200। हमें यहाँ पे बस इतना समझाना है कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमने 2 गुणे 5 किया तो अंतिम में कितने जीरो आए 1 आया। यहाँ पे हमने 2 गुणे 5 गुणे 5 किया तो भी अंतिम में 1 जीरो आया। यहाँ पे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 किया तब भी अंतिम में 1 जीरो आया। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 किया तो अंतिम में हमारे 2 जीरो आ गए। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 कर दिया तो अंतिम में हमारे 2 जीरो आए। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखो 2 और 5 की कितने जोड़ियाँ बनी 1, तो 1 जीरो आया। यहाँ पे आप देखो 2 और 5 की अगर हम जोड़ी बनाएं तो कितनी जोड़ियाँ बनेंगी, जोड़ी का मतलब एक बार हम दोनों को लेंगे ना, तो कितनी जोड़ियाँ बनेंगी 1, तो ये कितना जीरो आया 1। यहाँ पे 2 और 5 की कितनी जोड़ियाँ बन रही हैं 1, तो कितना जीरो आया 1। यहाँ पे 2 और 5 की 2 भी 2 बार है 5 भी 2 बार है तो 2 जोड़ियाँ बन जा रही हैं, तो यहाँ पे कितना आया लास्ट में 2 जीरो आया। यहाँ पे भी 2 और 5 की 2 जोड़ियाँ बन जा रही हैं तो लास्ट में 2 जीरो आया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी कैलकुलेशन में 2 और 5 की जितनी जोड़ियां आप बना लोगे उसके अंत में उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि 2 पे 5 गुणे 5 पे 7 अगर किया जाए तो इसके अंत में कितने जीरो होंगे, तो यहाँ पे जो मिनिमम घात होगा उतनी जोड़ियाँ ही बनेंगी। 2 5 तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे 2 और 5 की जोड़ियाँ कितनी बनेंगी 5, तो अंतिम में कितने जीरो होंगे 5। अगर आपसे पूछ दे 2 पे 3 गुणे 5 पे 7 तो हम देख रहे हैं कि 2 और 5 की कितनी जोड़ियाँ बन सकती हैं, क्योंकि 2 3 ही बार है तो 5 हम 3 ही बार ले सकते हैं। जो मिनिमम घात होगा उस केस में हम उसी को लेंगे, तो 3 जोड़ियाँ बनेंगी तो लास्ट में कितने जीरो होंगे 3 जीरो होंगे। अगर इसको उल्टा भी कर देता है, अगर 2 पे 7 घात कर देता है 5 पे 3 घात कर देता है तब भी हमारा 3 जीरो ही होगा लास्ट में। क्यों, क्योंकि 5 और 2 की तो 3 ही जोड़ियाँ बनेंगी, 4 बार जो 2 होगा वह एक्स्ट्रा चला जाएगा, जोड़ियाँ नहीं बना पाएगा। अब हम अपने सवाल पे आते हैं। वैसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझोगे तो अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। मैंने इस सवाल को समझाने के लिए हल्के में समझा दिया। अब यहाँ पे देखो लास्ट के 2 अंक हमसे पूछा, तो हम एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ 5 है ना, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 ही बार 5 है, 3 ही बार 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 125 के घाते 200 समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ तो 5 तो बहुत बार है। यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो 56 क्या होता है, 56 को अगर हम ब्रेक करें 28 होता है, ठीक है। तो इसमें तो हम देख रहे हैं कि 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 2 गुणे 2 गुणे 7, तो 2 बार 2 तो हमें यहाँ ही मिल जा रहा है और यहाँ पे 3 बार 5 मिल जा रहा है, ठीक है। बाकी घात से अभी हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, जबकि 56 पे 283 घात है तो जाने कितनी बार 2 होंगे, 125 पे 254 घात है तो जाने कितनी बार 5 होंगे। तो बहुत सारी जोड़ियाँ यहाँ पे पॉसिबल है बन जाए, तो जोड़ियाँ हमें नहीं बनाना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार 2 हमें मिल गया, यहाँ पे 3 बार 5 मिल गया, तो कम से कम 2 जोड़ियाँ तो बननी ही है। 2 जोड़ियाँ तो हमें यहीं पे दिख जा रहा है, आराम से दिख जा रहा है, तो मतलब कि अंतिम में 2 जीरो तो होने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदे, 57 छात्रों ने कोक खरीदे। छात्र कितने थे, छात्र थे 130, और कोक कितने खरीदे, केक कितने खरीदे
केक खरीदे 80 ने और कोक खरीदे 57 ने। ठीक है, अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज़ खरीदी हो तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने दोनों चीज़ें खरीदी हैं। तो अब देखो छात्र तो 130 ही थे, वे गए बारी बारी से गए। तो अब देखो 80 और 57, 80 ने केक खरीदे, 57 ने कोक खरीदे। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया 137। लेकिन छात्र कितने थे 130 थे, तो अगर एक एक खरीदते तो 130 ही खरीदते, 7 एक्स्ट्रा खरीदे, मतलब कि 7 लोगों ने दोनों चीज़ें खरीदी हैं। तो 7 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 100 को 2 भागों में, यह भी सवाल अच्छा है, चलिए देखते हैं। 100 को ए और बी 2 भागों में विभाजित किया गया। अगर ए और बी के व्युत्क्रमों का योगफल 1/24 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? व्युत्क्रमों का योगफल, संख्याएं क्या है, ए है और बी है, इनका जो व्युत्क्रम होंगे वह क्या होंगे 1/a और 1/b। तो व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/a प्लस 1/b, यही दिया हुआ है ना। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b बटा में a इंटू बी, यही तो आएगा फाइनल। तो यह किसके बराबर है 1/24 के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ऊपर हमारा क्या आया है। अभी हम इसको हटाते हैं यहाँ से। ऊपर हमारा क्या आया है, यह क्या है हमारा संख्याओं का योग ही तो है, संख्याओं का योग। और नीचे ये क्या होगा a इंटू बी, ए और बी हमारी संख्या है, तो मतलब नीचे क्या आया संख्याओं का गुणनफल, यही तो है। अब संख्याओं का योग 100 को 2 भागों में बांटा गया ए और बी, तो ए और बी का जो सम होगा वो तो 100 ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि 100 को ही 2 भागों में बांटा गया है। तो यह कितना होना चाहिए, यह दिया होना कितना चाहिए, कम से कम 100 तो होना ही चाहिए, लेकिन दिया कितना है 1/24। मतलब कि ऊपर हमारा 100 आना ही आना है, लेकिन यहाँ पे 1/24 दिया है, मतलब जो भी हमारा नंबर आया है वह सिंप्लीफाई करके 1/24 हो गया है। तो हमें पता है कि सम जो होगा वह 100 भी होगा, ऊपर जो होगा वह सम होगा, और सम कितना होगा 100 होगा। तो इसको 100 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम इजी बनाने के लिए बस आपको बता रहा है। यह क्या हो गया 2400। तो अब हमें पता चल गया कि यह क्या है, सम कितना है 100। ऊपर नीचे किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आता, हमारे मान में जो हमारा आंसर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे a प्लस बी दिया गया ना, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया यहाँ पे हमारा 100, और a इंटू बी का मान कितना आ गया 2400। तो अब हमें क्या करना है, a और b को इस तरीके से तोड़ लेना है। a और b को इस तरीके से हमें तोड़ लेना है कि जोड़ने पे 100 आए और गुणा करने पे कितना आ जाए, हाँ गुणा करने पे हमारा आ जाए 2400। तो अगर हम ऑप्शन देखें, अगर एक संख्या 35 मान ले तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 65। तो अंतिम में जो अंक आएगा गुणा करने पे 25 5 आएगा। इसी तरीके से 45 को हम लेके चले, 45 को लेके चलें तो हमारा अंक कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तब भी लास्ट वाला डिजिट 5 आएगा। यहाँ पे भी हम लेके चलें तो 35, अंतिम डिजिट जो है हमारा 5 आएगा। तो यहाँ से और कुछ हमें करना ही नहीं है, हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन एक ही बचा है, तो हम इसको हमारा यही आंसर हो जाएगा बी। या तो हम इसको कह सकते हैं 40 प्लस 60 और 60 गुणे 40 हो जाएगा ना, 6 चौको 2400 और 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। फिर से सिंप्लीफाई करके हम 1/24 लिख सकते हैं। तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आराम से यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। तो इसमें हमें लगता है कि हमने 22 से 24 सवाल किए हैं, जो कि स्टार्ट के 6 से 7 सेट जो यूपीएसआई के थे उनमें से हमने लिया हुआ था। आगे हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएम, और वह चैप्टर ख़त्म करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ से भी पीछे के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।